आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज के दिन हम इस कोर्स की, इस मध्यस्थ दर्शन की कुछ मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसके यूनिकनेस क्या हैं, जिसके आधार पर हमने इस दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया है, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। पर पिछली 2 कक्षाओं में देखेंगे तो हम लोगों ने मानव मूल्य क्या है उसको समझने का, उसकी आज के दिन प्रासंगिकता क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको समझने का, और मूल्य और दर्शन का क्या अंतर संबंध है, इसको समझने का काम किया। उसके संदर्भ में मुख्य बात जो हम लोगों ने समझी वो ये कि मानवीयता ही मानव मूल्य है, वही मनुष्य के निश्चित आचरण का स्वरूप है और दर्शन शास्त्र के साथ ये अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि अस्तित्व की समझ और मानव की समझ या उसके अभाव में जो स्वीकृतियां हमारी उस बारे में होती हैं, इसी के आधार पर हमारा आचरण, हमारा लक्ष्य, हमारा कार्यक्रम ये सभी निर्धारित होते हैं। तो इस धरती पर जब भी मानव रहेगा तो मानव मूल्यों को समझने की, उसको जीने की प्रासंगिकता रहेगी ही, क्योंकि सामूहिक रूप में परिवार के रूप में जीते हुए, समाज के रूप में जीते हुए, राष्ट्र के रूप में जीते हुए हमारी एक दूसरे से कुछ निश्चित आचरणों की, कुछ निश्चित भावों की अपेक्षा होती ही है, जिनके पूरा नहीं होने पर हमारा परस्परता में एक दूसरे के प्रति शिकायत होता है। तो इस मानवीय मूल्यों को तय करने का आधार अस्तित्व एवं स्वयं के बारे में हमारी समझ या मान्यता है, और ये दर्शन शास्त्र के कोर्स हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि अस्तित्व को, मानव को, प्रकृति को समझने का काम हमारे पहले के लोगों ने जिस तरह से किया है, उन निष्कर्षों से हम अवगत हो सकें, रूबरू हो सकें, उनकी जांच परख कर सकें, उसमें जो हमारे लिए उपयोगी हो, सहयोगी हो, उनको हम अपने में स्वीकार सकें, अपनी ज़िंदगी में ला सकें, और जहाँ कहीं भी हमको ठीक नहीं लगता उसकी हम सब मिल कर के जांच परख कर सकें और इस ज्ञान की धारा को आगे बढ़ा सकें। तो आज हम लोग मध्यस्थ दर्शन की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करना चाहते। ये विशेषताएं इस दर्शन में हैं या नहीं, इसका ठीक ठीक निर्णय तो आप इस पूरे कोर्स से गुजरने के बाद अंतिम में कर पाएंगे। लेकिन अभी इतना बात तो देख ही सकते हैं कि अगर ये विशेषताएं, ये सेलिएंट फीचर्स अगर इस दर्शन में हो तो हमारे लिए उपयोगी होगा या नहीं, इसके आधार पर हमारी ज़िंदगी व्यवस्थित होगी या नहीं, परिवार के रूप में जीते हुए, समाज के रूप में जीते हुए, राष्ट्र के रूप में जीते हुए हमारा सामूहिक जीना बेहतर हो पाएगा या नहीं। अगर ऐसा हो तो इस जांच परख को आप अभी कर सकते कि अगर ये विशेषताएं इस दर्शन में हों तो हमारे लिए व्यक्तिगत ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी में, राष्ट्रीय ज़िंदगी में, इस पूरे धरती पर सर्व मानव के रूप में जीते हुए ये उपयोगी होगा हमारे लिए या नहीं, सार्थक होगा या नहीं। ये जांच परख करके देखा जाए कि अगर ऐसा हो जाए तो सार्थक होगा कि नहीं, उपयोगी होगा कि नहीं, ठीक होगा हमारे लिए कि नहीं, विशेषताएं हैं या नहीं ये इस दर्शन में, ये निर्णय तो हम पूरे कोर्स के अंत में जा कर के ले पाएंगे। तो एक एक करके कुछ विशेषताओं पर हम लोग ध्यान देने का काम करते। तो इसकी पहली विशेषता ये दिखाई देती है कि स्वयं का शुभ और सर्वशुभ दोनों को साथ साथ पूरा किया जा सकता है, कि अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, एक तरफ तो हमारा वो लक्ष्य दिखाई देता है। जब हम अपने को सेंटर में रख के देखते हैं, मानव को, स्वयं को केंद्र में रख के देखते हैं, तो निरंतर सुखपूर्वक जीना हमको अपने लक्ष्य के रूप में दिखाई देता। दूसरी तरफ जब हम समाज को केंद्र में रख के देखते हैं, पूरी मानव जाति को सामूहिक रूप में सर्व मानव को केंद्र में रख के देखते हैं, तब तो हर व्यक्ति के लिए सर्वशुभ होना ये केंद्र के रूप में, ये लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। तो सर्वशुभ का तात्पर्य हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और पूरी प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ सहअस्तित्व को प्रमाणित करने से। इस जीवन लक्ष्य निरंतर सुखपूर्वक जीना और सर्वशुभ रूपी मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये दोनों को हम इस कोर्स में आगे विस्तार करेंगे।
यहाँ पर समझने की महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य, एक एक व्यक्ति के रूप में जीते हुए हमारा लक्ष्य, और पूरे समाज के रूप में, सामूहिक रूप में जीते हुए हमारा लक्ष्य, ये दोनों साथ साथ पूरा हो सकता है। ये दोनों के बीच अंतर विरोध नहीं है, बल्कि परस्पर पूरकता है। अर्थात व्यक्तिगत उन्नति के लिए प्रयास करना और सामूहिक उन्नति के लिए प्रयास करना, ये दोनों परस्पर पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी हैं। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बात पता चलता है कि एक एक व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति जितना उन्नत होता है, जितना स्वयं के शुभ को सुनिश्चित कर पाता है, उतना परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सही दिशा निर्देशन दे पाता है, व्यवस्थित होने में सहयोग कर पाता है। इसी को दूसरी तरफ से देखें तो एक राष्ट्र जितना व्यवस्थित होता है, एक समाज जितना व्यवस्थित होता है, वो अपने लक्ष्यों को जितना सुनिश्चित कर पाता है, उतना एक एक मनुष्य को निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए अनुकूल अवसर देता है, साधन देता है, प्रोत्साहन देता है, संरक्षण देता है, मार्गदर्शन देता है। तो इस दर्शन की एक पहली मुख्य विशेषता ये दिखती है कि व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति, सामूहिक उन्नति, ये दोनों साथ साथ संभव है, परस्पर पूरक है, विरोधी नहीं है। इस दर्शन की दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझ में आती है कि परिवार के एक सदस्य के रूप में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज के स्तर पर जब हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने जाते हैं तो परिवार की उपेक्षा हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि परिवार के स्तर पर जब हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने जाते हैं तो समाज की उपेक्षा हो जाती है। बल्कि ये दर्शन एक ऐसे रास्ते की बात करता है जहाँ अपनी पारिवारिक ज़िंदगी और सामाजिक ज़िंदगी, इन दोनों ही जगहों पर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ठीक निर्वाह किया जा सकता है। और यहाँ ये बात समझ में आती है कि परिवार में व्यवस्थित होकर के जी पाना समाज में व्यवस्थित होकर के जीने के लिए एक पूर्व तैयारी है। तो परिवार एक ऐसी प्रशिक्षण स्थली है जहाँ हमारा कुछ लोगों के साथ संबंध और व्यवस्थापूर्वक जीने का अभ्यास हो पाता है। इस आधार पर परिवार से जो बड़ी व्यवस्था है, ग्राम की, राज्य की, राष्ट्र की, उन जगहों पर भी संबंध पूर्वक जीने की, व्यवस्थापूर्वक जीने की हमारी तैयारी हो पाती है। तो परिवार एक प्रशिक्षण स्थली के रूप में समझ में आता है, हमारी योग्यता को विकसित करने की एक जगह के रूप में समझ में आता है, एक अवसर के रूप में समझ में आता है, जहाँ व्यवस्थित होकर के जीते हुए हम समाज में व्यवस्थापूर्वक जीने के योग्य हो पाते हैं। तो व्यक्ति और समाज, ये दोनों को जोड़ने के संदर्भ में परिवार एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम आता है। इस मध्यस्थ दर्शन की तीसरी विशेषता को देखेंगे तो दर्शन की अभिव्यक्ति समसामयिक होने के कारण, आधुनिक काल में होने के कारण, यह सहजतापूर्वक लोगों को समझ में आता है। इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी प्रस्तुति का ढंग, इसके चर्चा के मुद्दे, ये सभी आज की मानव जाति की मानसिकता से मेल खाते हैं। तो मानव जाति की अगर हजारों सालों की यात्राओं को देखें तो अलग अलग समय पर मानव अलग अलग चुनौतियों से जूझता रहा है। जैसे आज के दिन अगर देखें तो पर्यावरण का संकट जिस तरह से हम सबों के सर पर है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे रिसोर्स डिप्लीशन का मुद्दा हो, इतनी समस्या शायद पहले नहीं रही थी। युद्ध की जगह पर जितने घातक हथियार हमने आज के दिन बना लिए हैं एक दूसरों से युद्ध करने के लिए, शायद ऐसे सिचुएशन इतिहास में पहले नहीं थी। तो आज के दिन की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण असंतुलन का मुद्दा हो, राष्ट्रों के बीच युद्ध का मुद्दा हो, या मानव मानव संबंध के बीच बिखराव का मुद्दा हो, इन सभी समस्याओं का एक क्लियर कट सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, एक स्पष्ट समाधान यह दर्शन प्रस्तुत कर पाता है। आज की स्थिति परिस्थिति का दर्शन होने के कारण आज की जो समस्याएं हैं उसको सही ढंग से सॉल्व करने का, एड्रेस करने का काम यहाँ पर किया गया है। तो मानव मानव संबंध के संदर्भ में भी देखेंगे, अगर पिछले 50 सालों में देखें, पिछले 100 सालों में देखें, तो ज़्यादातर जगहों पर परिवार की जगह पर
हमारे संबंधों की स्थिति पहले से खराब हुई है। तो इन संबंध के बिखराव को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये दर्शन समसामयिक होने के कारण समसामयिक समस्याओं को ठीक ढंग से निराकरण का एक उपाय प्रस्तुत कर पाता है। ये इस दर्शन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखती है। इसकी चौथी बात को अगर देखें तो ये दिखता है कि यहाँ जिन बातों को भी हम करने जा रहे हैं ये बातें सार्वभौमिक हैं, तर्क संगत हैं एवं व्यवहारिक हैं। सार्वभौमिक होने का मतलब मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी देश का हो, ये बातें हर मनुष्य के लिए समान रूप से लागू होती हैं। मानव है तो उसके लिए ये बात सही है। तो ये बातें सार्वभौमिक हैं। जो यहाँ पर बातें हम लोग करेंगे कोर्स में, वो आप धीरे धीरे देख पाएंगे कि हर भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक जैसी सही है। उसी तरह से तर्क संगत होने का तात्पर्य यह है कि यह क्यों और कैसे से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर देता है, न कि सिर्फ करो न करो के रूप में हमको एक सूची दे देता है, एक लिस्ट दे देता है। तो इस विधि से गुजर करके हमारे तर्क संतुष्ट हो पाते हैं। हमारे क्यों और कैसे से जुड़े हुए प्रश्नों का हमको ठीक ठीक उत्तर मिल पाता है। और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए धीरे धीरे वास्तविकताओं को हम खुद भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और इस पूरी समझ के साथ हम इतने योग्य हो पाते हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसको प्रयोग कैसे करें, उसको अप्लाई कैसे करें, इसको भी हम ठीक ठीक सीख पाते हैं। तो तर्क संगत होने का दो महत्वपूर्ण उपकार दिखता है। एक ये दिखता है कि समझने के दृष्टिकोण से ये सहयोगी है, क्योंकि तर्क के बिना कई बार क्या हमारा समझ है और क्या हमारा अंधविश्वास है, सिर्फ मान्यता है, ये दोनों का अंतर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तर्क हमें इस बात में सहयोग कर पाता है कि हम अपने समझ और अंधविश्वास इन दोनों के बीच के अंतर को देख सकें, अपने लिए भी देख सकें, समाज के लिए भी देख सकें। और दूसरा तर्क संगत होने का उपकार ये दिखाई देता है कि धीरे धीरे वास्तविकताओं को समझने के लिए हमको ये सहयोग करता है। और एक बार अगर हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझ जाते हैं तो हर स्थिति परिस्थिति में जैसा भी सिचुएशन होता है वहाँ पर व्यवस्थित होने के स्वरूप का क्या हो, व्यवस्थित हो करके जीने का स्वरूप क्या हो, उसका ठीक ठीक निर्णय हम ले पाते हैं। इसी तरह से जो तीसरी बात यहाँ पर कही गई है कि ये बातें, यहाँ पर कही हुई बातें व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक होने का मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बोलने में, सुनने में, बताने में, सोचने में तो अच्छी लगती है, पर आज की स्थिति परिस्थिति में, आज के सिचुएशंस में जिया नहीं जा सकता। बल्कि ये सारी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करता है जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का समन्वयन हो पाता है। तो ये बातें सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर सही हैं ऐसा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी दिखता है कि इसको आसानी से जिया जा सकता है, और ऐसा जीते हुए अपने शुभ और समाज के शुभ इन दोनों को साथ साथ सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये तीनों ही बातें, सार्वभौमिक होना, तर्कसंगत होना, व्यवहारिक होना, इन तीनों के कारण इसको शिक्षा संस्कार की वस्तु बनाई जा सकती है कि शिक्षा संस्कार की वस्तु के रूप में इस बात को खुद समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, दूसरों को इसको समझने में सहयोग किया जा सकता है। पांचवी विशेषता को देखेंगे तो ये दिखता है कि व्यक्ति के जीने के सभी चार आयाम, अनुभव या समझ का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम और व्यवसाय या कार्य का आयाम, तथा पांचों स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, इन सभी स्तरों पर एक सूत्रतापूर्वक जीना संभव दिखाई देता है। तो एक व्यक्ति के जीने को भी देखेंगे तो हमारी कुछ न कुछ समझ होती है, वास्तविकताओं को जैसा हम देखते हैं उसकी हमारी कुछ स्वीकृतियां होती हैं, हमारे अपने कुछ निष्कर्ष होते हैं जो या तो सही होते तो समझ होते या मान्यताएं होती। दूसरा, उन निष्कर्षों के आधार पर हम कुछ न कुछ सोच विचार करते हैं।
इन सबों के साथ हम दूसरे मनुष्य के साथ कुछ न कुछ व्यवहार करते हैं और उत्पादन के रूप में कुछ न कुछ व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ की ये महत्वपूर्ण बात ये दिखती है कि हमारे जीने के इन सभी 4 आयाम, समझ, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इनमें एक सूत्रतापूर्वक कैसे जिया जाए, संगीतमयतापूर्वक कैसे जिया जाए, उसका एक सीधा सीधा रास्ता, एक स्पष्ट स्वरूप हमको यहाँ मिल पाता है। तो इस विधि से जीने में हमारे अंदर के जितने भी अंतर विरोध होते हैं, एक आदमी के रूप में जीते हुए हमारे जितने भी अंतर विरोध होते हैं वो समाप्त हो पाते। तो हमारे समझ की जगह पर, हमारे सोचने की जगह पर, हमारे बोलने की जगह पर, हमारे करने की जगह पर, इन सभी जगहों पर अंतर विरोध समाप्त होता है और एक सूत्रता आ पाती है। इसी तरह से एक व्यक्ति का फैल करके जो पूरा जीना होता है, अपने में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और अंततोगत्वा इस पूरे विश्व में, इन सभी जगहों पर एक सूत्रता के सुनिश्चित होने में यह दर्शन हमें सहयोग कर पाता है। अर्थात एक ऐसे रास्ते को हमको बता पाता है जिस पर चलते हुए व्यक्तिगत जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी, सामाजिक जिंदगी, राष्ट्रीय जिंदगी और अंततोगत्वा विश्व के एक नागरिक के रूप में जीते हुए हम संगीतमयता को सुनिश्चित कर सकते हैं और इन सभी जगहों पर अपने उत्तरदायित्व का ठीक ठीक निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा एक रास्ता हमको यहाँ से दिख पाता है। इस दर्शन की छठी विशेषता को देखेंगे तो ये दिखता है कि संबंध पूर्वक जीते हुए भी स्वयं के ज्ञान के लिए, समाधान के लिए प्रयास किया जा सकता है और इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि संबंध पूर्वक जीना, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना हमारे ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे समाधान को सुनिश्चित करने के लिए बाधा है। बल्कि ये बात दिखता है कि जितना जितना हम संबंध पूर्वक परिवार में, समाज में जीने का काम करते हैं, उतना उतना हमारा समझ, हमारी प्रतिभा, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, उसके विकसित होने में सहयोग मिलता है। क्योंकि अपनी समझदारी की ठीक ठीक जांच परख तो परिवार और समाज में जीते हुए ही हो पाती है। हमारी सोच, हमारी स्वीकृतियाँ, हमारी तैयारियाँ कितनी संबंध और व्यवस्थापूर्वक जीने की हैं और कितनी नहीं हैं, लेकिन हमने सिर्फ मान लिया है, अपने को ओवर इवेलुएट कर लिया है, इसका ठीक ठीक आकलन तो परिवार और समाज में जीते हुए ही हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे स्वयं की उपलब्धियों का प्रमाण हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे जीने में ही दिखाई देता है। हमने वास्तविकताओं को कितना ठीक ठीक समझा है, कितना इन भावों को अपने में सुनिश्चित कर पाया है, इसका पहचान तो हमारे व्यवहार से ही मिलता है, हमारे आचरण से ही मिलता है, हमारे जीने से ही मिलता है। तो संबंध पूर्वक जीते हुए, व्यवस्था पूर्वक जीते हुए स्वयं के ज्ञान को, समाधान को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन दोनों के बीच अंतर विरोध नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए भी हम अपने समझ के लिए ठीक ठीक काम कर सकते हैं। तो परिवार, समाज, जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, ये सभी प्रतिभा और व्यक्तित्व में के विकास में सहायक हैं, सहयोगी हैं, न कि बाधक हैं। इसी संदर्भ में इस दर्शन की अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये दिखती है कि ये अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की एक सटीक व्याख्या कर पाता है। उसका एक क्लियर कट पिक्चर, एक व्यू हमारे मानस में इस दर्शन से गुजर करके बन पाता है। और धीरे धीरे संबंध और व्यवस्था पूर्वक परिवार में जीते हुए, परिवार समूह में जीते हुए, ग्राम में जीते हुए, अंततोगत्वा अखंड समाज तक पहुंच जाना एक सहज उपलब्धि सा लगता है। अभी अगर देखेंगे तो जाने अनजाने हमने अपने मानव जाति को भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, ऐसे अनेक आधारों पर हमने अलग अलग खंडों में बांट रखा है। इन खंडों में बटे होने के कारण हम युद्ध जैसी अनेक समस्याओं को झेल रहे हैं। तो अखंड समाज के रूप में ये बात दिखती है कि परस्परता में संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना अगर सुनिश्चित हो पाए तो हम में से हर मानव की जो मूलभूत चाहना है अखंडता की, सार्वभौमता की, वो सुनिश्चित हो सकती है।
तो ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, यूटोपिया नहीं है, बल्कि ये दिखता है कि इस विधि से क्रमशः चलते हुए एक दिन इस स्थिति को पाया जा सकता है। इसी तरह से इस दर्शन की अगली विशेषता को देखेंगे तो ये मानवीय शिक्षा का, मानवीय आचरण का, मानवीय संविधान का, मानवीय व्यवस्था का एक स्पष्ट स्वरूप हमको देता है और इनके बीच के अंतर संबंध की भी ठीक ठीक व्याख्या करता है। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको ये बात बहुत अच्छे से दिखेगी कि मानवीय परंपरा के सुचारू ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए शिक्षा का, आचरण का, संविधान का, व्यवस्था का सही होना जरूरी है। इन सभी जगहों पर मानवीयता का समावेश होना जरूरी है। तो ये दर्शन इन चारों ही स्तंभों शिक्षा, आचरण, संविधान और व्यवस्था, इनका मानवीय स्वरूप क्या होता है, संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए इनका स्वरूप क्या होता है, उसकी एक ठीक ठीक व्याख्या हमको देता है, जिसको हम धीरे धीरे इस कोर्स में जांच परख करने का काम करेंगे। तो जो बातें आज हम लोगों ने की उसको अगर बहुत संक्षेप में देखेंगे तो मध्यस्थ दर्शन की इन 8 विशेषताओं के कारण, इन 8 सेलिएंट फीचर्स के कारण हमने उसके अध्ययन करने का इस कोर्स में निर्णय लिया है। पहली बात ये कि स्वयं का शुभ और सर्वशुभ, व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति, ये दोनों को साथ साथ सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि परिवार के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना और समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, बल्कि परिवार एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह, एक प्रशिक्षण स्थली की तरह काम आ पाता है, जो हमको समाज में संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने के योग्य बना पाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शन की अभिव्यक्ति समसामयिक होने के कारण आज की स्थिति परिस्थिति के लोगों को आसानी से छू पाता है और वर्तमान में मानव जनजाति जिन समस्याओं से जूझ रही है, उलझी हुई है, उन समस्याओं का एक स्पष्ट समाधान प्रस्तुत कर पाता है। चौथी बात ये कि कही हुई बातें सार्वभौमिक होने के कारण, तर्कसंगत होने के कारण, व्यवहारिक होने के कारण शिक्षा संस्कार की वस्तु बन सकती है। इसको खुद भी समझा जा सकता है, दूसरों को समझने में सहयोग किया जा सकता है। पांचवी बात ये कि हमारे जीने के सारे फैलाव, समझ, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और बाहर फैल करके जीना, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के एक इकाई के रूप में, एक सदस्य के रूप में, इन सभी जगहों पर एक सूत्रतापूर्वक जीना संभव दिखाई देता है। तो हमारा अंतर्विरोध और हमारा बहिर्विरोध, ये दोनों प्रकार के विरोधों के निराकरण की स्पष्ट संभावना यहाँ पर दिखती है। अगली महत्वपूर्ण बात ये दिखती है कि संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए भी स्वयं के ज्ञान और समाधान के लिए प्रयास किया जा सकता है, और ऐसा संबंध और व्यवस्था पूर्वक क्रमशः जीते हुए, स्नेह जीते हुए अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचा जा सकता है। तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, बल्कि कदम दर कदम अगर हम सभी प्रयास करें तो एक दिन वहाँ पहुँचा जा सकता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात ये दिखती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय परंपरा के बने रहने के अर्थ में मानवीय शिक्षा का, मानवीयतापूर्ण आचरण का, मानवीय संविधान का और मानवीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, ये भी ये दर्शन ठीक ढंग से बता पाता है। तो इतनी बातों को जांच परख करके देखा जाए, उसके लिए 2 होमवर्क हमारी तरफ से है। एक तो ये जांच परख करके देखें कि ये चारों आयाम, समझ का, विचार का, व्यवहार का और कार्य या व्यवसाय का, आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, क्या इसमें से किसी को छोड़ा जा सकता है। इसी का दूसरा भाग ये है कि इनके वरीयता क्रम पर भी थोड़ा मनन करें कि समझ, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इन चारों में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, और क्या कम महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय में बहुत सफल हो किंतु उसका व्यवहार ठीक नहीं हो, उसका आचरण ठीक नहीं हो, तो आप उसके साथ मित्र संबंध में जीना चाहेंगे क्या। इसी तरह से ये बात को जांच परख करके देखें कि अगर हमारा सोच विचार ठीक नहीं हो, हमारा भाव ठीक नहीं हो,
तो क्या हमारा व्यवहार ठीक हो सकता है? ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन सबों के आधार पर आप जांच परख करके इन चारों आयाम समझ, विचार, व्यवहार और कार्य इनके वरीयता क्रम को तय कर सकें। और दूसरी बात ये कि हमारी कोई भी बात जिसको हमने स्वीकार रखी है वो समझ है, वास्तविकताओं पर आधारित है या अंधविश्वास है, इसका भेद हम कैसे करते हैं, इस बात को भी जांच परख करके देखा जाए। तो इससे आपको किसी बात के तर्क संगत होने की, व्यवहारिक होने की क्या महत्व है, उसका क्या प्रयोजन है, उसकी क्या सार्थकता है, इस बात पर ठीक से ध्यान जाएगा। तो इस जांच परख को देखा जाए। अगली कक्षा में हम लोग कृतज्ञता के संदर्भ में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि इस मध्यस्थ दर्शन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो सूचनाएं, जो प्रस्ताव हमको आज के दिन मिल रहे हैं, इन प्रस्तावों को हम तक पहुंचाने में किन लोगों का मुख्य रूप से योगदान रहा है, जिन्होंने इन वास्तविकताओं को देखा, समझा, सामान्य लोगों को समझने के दृष्टिकोण से उसको हम तक पहुंचाने का काम किया, उन लोगों के बारे में हम थोड़ा समझने का काम करेंगे और उस संदर्भ में कृतज्ञता की क्या भूमिका होती है उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।